हेलो फ्रेंड्स, आरबीट बात यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। किससे पढ़ रहे हैं? महेश कुमार बरनवाल का एक बुक है जो एनसीईआरटी से लेकर कई तरीके से इसको बनाया गया है ऑनलाइनर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बुक है, इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ और आपको क्लास में ही कुछ ना कुछ याद हो जाएंगे और यहाँ देखे रहेंगे तो आप पेपर में आसानी से कर लेंगे। ये रिवीजन के लिए, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, उतना आप लोग कान में लीड लगाकर भी सुन सकते हो। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, तो आज का जो टॉपिक क्या है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखते हैं कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ गया है कि संविधान में जो हमारा राष्ट्र का उल्लेख है उसको किस नामों से किया गया है। तो इंडिया, दैट इज भारत, अर्थात इंडिया जो है वह क्या है, भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो संसदात्मक, क्या, संसदात्मक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जो विधायिका है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यही संसदीय व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो उसका आधारभूत तत्व क्या है, एकल कार्यपालिका, यानी में इसमें कार्यपालिका ही सर्वे सर्वा होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। लेकिन अपने भारत का जो शासन प्रणाली है वह क्या है, संसदीय, संसदात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसको आप लोग को याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह क्या कह रहा है कि भारत की, क्या बोल रहा है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। अगर बात करी जाए कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर में मुख्य बिंदु कौन सा है, तो न्यायिक समीक्षा एक मुख्य अंतर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। क्या है, परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है कि भारत का जो संविधान है वह क्या है, परिसंघीय। क्या है, परिसंघीय। भारत का संविधान के मूल्य, जो भारतीय संविधान के मूल्य क्या क्या है, स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है। जो भारत का संविधान है वह कैसा है, स्वतंत्र भी है, समानता भी है, भ्रातृत्व की भावना भी है, संप्रभुता भी है, समाजवादी भी है, पंथनिरपेक्ष भी है और लोक तंत्रात्मक भी है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं तथा मूल अधिकार हैं, अगर उसको कोई मूल, संविधान की मूल आत्मा कहा है वह कौन है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन है। कौन है, ग्रेनविल ऑस्टिन है, जो किसको संविधान की आत्मा बोल रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व को, मूल अधिकार को बोल रहे हैं। ठीक है, और बाकी आर्टिकल 32 को कौन बोल दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या बोले थे आर्टिकल 32 को, कि यह भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, और प्रस्तावना को किसने आत्मा बोल दिया था, तो ठाकुरदास भार्गव ने, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचार के अधिकारों को क्या कहा, आत्मा कहा। अगर बात करें कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को किसने संविधान की आत्मा कह दिया, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नया क्वेश्चन रहा होगा लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है, वर्तमान में 470 के लमसम में अनुच्छेद हैं। ठीक है, और बाकी 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग पहले थे, इस समय संशोधन होकर 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। पहले 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, इस समय 470 के लगभग में अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं टोटल। ठीक है, संशोधन के तहत। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया।
अगर जनगण मन की बात करें तो किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1911 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान का समय कितना है? तो 52 सेकेंड। कितना है? 52 सेकेंड। अगर वहीं राष्ट्रीय गीत की बात करें तो 65 सेकेंड है। याद रखेंगे, राष्ट्रीय गीत की 65 सेकेंड है, राष्ट्रगान की 52 सेकेंड है। याद रखना है। 52 सेकेंड तो सबको मालूम होगा, लेकिन राष्ट्रीय गीत की नहीं मालूम है। तो राष्ट्रीय गीत की कितना है? 65 सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। वकीलों का स्वर्ग नाम सुने हो कभी? नया नया क्वेश्चन पे आनंद लेना सीखो, ठीक है। तो क्या है, वकीलों का स्वर्ग किसे कहा गया? तो भारतीय संविधान की जो जटिलता है उसके कारण उसे क्या कहा गया? वकीलों का स्वर्ग कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो थोड़ा सा जूम करने पर कट रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा ही करके पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा छोटा ही हम बोल रहे हैं, बाकी आप लोग ध्यान से सुनो कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? जो भारतीय संविधान है वह न अधिक कठोर है न अधिक लचीला है, इसमें एक अच्छा संतुलन है। यह कथन किसका है? तो केसी वियर का। कौन है? केसी वियर जी हैं, जो क्या कहते हैं कि भारत का जो संविधान है न तो वह लचीला है न तो कठिन है, यानी इन दोनों में संतुलन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? जो भारतीय संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। जो संघ है और राज्य है उसका एकल संविधान, यानी संघ का अलग संविधान नहीं है, राज्य का अलग संविधान नहीं है, उन दोनों का समावेश है इस संविधान में, इसलिए क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह कथन किसने कहा था? अगर कोई अगर बोल रहा है कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसके मन में आ गया भाई कि भारत अर्ध संघात्मक है? यह कथन किसका है? तो केसी वियर का। केसी वियर का क्या कथन है कि भारत अर्ध संघात्मक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में जो राजनीतिक सत्ता है उसका प्रमुख केंद्र क्या है? प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है। प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो पहला ही लाइन लिखा है कि हम भारत के लोग, ठीक है। यानी जो संपूर्ण सत्ता केंद्रित है वह किसमें है? जनता में। अगला क्वेश्चन है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यानी जो अगर किसी देश का, क्या बोल दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, कि अगर किसी भी देश का संविधान जो है कितना भी क्या हो, कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग जो हैं वो बुरे हैं तो वह क्या हो जाएगा? वह संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वक्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। जो क्या बोले कि संविधान है उसको संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, यह भी कौन बोले? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? जब भारत की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है, जो भारत स्वतंत्र हो गया तो गांधी जी ने बोला। यह वक्तव्य किसने बोला था? महात्मा गांधी जी। तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तो गांधी जी ने बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, ठीक है, यह गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने। अगर भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह कौन है? जी ऑस्टिन है। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में, ठीक है। जहां अध्यात्मक शासन प्रणाली चल रहा है, अगर वहां की बात की जाए तो समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है, सबको मालूम होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी मालूम होगा, कमल। राष्ट्रीय पक्षी भी मोर, और राष्ट्रीय ध्वज भी क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज के वक्र में किसने कितने तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। ये सब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ठीक है। कि राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ठीक है, उसमें 24 तिलियां हैं।
ये सबको मालूम है। लेकिन क्या होता है, एक बात ध्यान से सुन लो कि अगर कोई स्टेट वाला पढ़ रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई पढ़ रहा है, ठीक है, उसमें भी क्या है, राष्ट्रीय पशु बारह सिंहा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो, इग्नोर मत किया करो, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है सिंपल क्वेश्चन के तौर पर, लेकिन आप क्या करते हो, गलत करके आ जाते हो, इसलिए इसको ध्यान देना आपका कर्तव्य है और ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो होगा, अगला जो चैप्टर होगा वो क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। ये छोटा सा है, इसको भी पढ़ा लें क्या, कुछ क्वेश्चन है, दो चार ठे, इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या है कि सातवीं अनुसूची के प्रमुख विषय, यानी जो सातवीं अनुसूची है उसमें क्या क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें क्या बताना है कि संघ सूची में कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन से विषय हैं, समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं, बस उसी की बात कर रहा है। थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, 10-15 क्वेश्चन और है, उसको भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का। जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वह समवर्ती सूची का विषय है। सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची में है, तो समवर्ती सूची में। यानी इसको समझ रहे हो, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या क्या होते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या क्या होते हैं। संघ सूची में जो देश में जो जितने भी, जैसे अस्पताल वगैरह हो गए, तो विद्यालय हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, यानी जितने भी देश के अंदर आते हैं, ठीक है, तो संघ सूची में हो गया। राज्य के अंदर आते हैं, राज्य सूची में हो गया। जिस पे नियंत्रण राज्य का होता है, राज्य उसका संचालन करता है, तो राज्य सूची में आ गया। समवर्ती सूची दोनों का विषय है। समवर्ती मतलब समानवर्ती, यानी संघ की सूची भी आ जाएगा और राज्य सूची के भी विषय आ जाएंगे, उसमें दोनों में जो काम करता है। ठीक है, तो पहला क्या है, अरे पहला क्वेश्चन पढ़ लिए। जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वह समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा किस सूची का विषय है। अगर शिक्षा की बात करें तो देश में भी होता है, राज्य में भी होता है। ठीक है, तो शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है, समवर्ती सूची का है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी खोल दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें राज्य का भी राज्य चलाता भी है और समवर्ती सूची में देश भी चलाता है, यानी दोनों संचालन उस पर करते हैं, उसका नियंत्रण दोनों के हाथों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। ठीक है, पहले शिक्षा जो था वह राज्य सूची का विषय था। ठीक है, लेकिन क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में 42वां संविधान संशोधन करके बदल दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत। जो भूमि सुधार है वह किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का। जो रेलवे पुलिस है वह राज्य सूची का विषय है। वहीं आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। इन सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस उसी को दिया गया है। शिक्षा कई बार पूछ चुका है, भूमि सुधार भी पूछ चुका है, इसको याद रखेंगे। तो शिक्षा किसका है, समवर्ती का। भूमि सुधार राज्य का, रेलवे पुलिस भी राज्य सूची का विषय है। और आर्थिक नियोजन किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। कृषि, कृषि भी पूछता है तो राज्य सूची का विषय है। जो कृषि है वह राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज, अगर पुलिस की बात करें, पुलिस, पुलिस भी किसका है, राज्य सूची का विषय है। पुलिस किसका है, राज्य सूची का विषय है। हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल यह किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है पंचायती राज की सूची का विषय है, तो राज्य सूची का। दंड प्रक्रिया भारतीय संहिता की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है। जो दंड प्रक्रिया संहिता है वह समवर्ती सूची का विषय है। जो दंड प्रक्रिया संहिता है, यानी जो भारतीय न्याय संहिता है, इस समय भारतीय न्याय संहिता हो गया है बीएनएस। ठीक है, तो जो धारा लगती है वह किसके लिए लगती है, वह दोनों के लिए लगती है। राज्य और देश के दोनों के लिए अगर आप अपराध करोगे तो बीएनएस की धारा ही लगेगी, चाहे राज्य में हो चाहे देश में हो, इसलिए दोनों समवर्ती सूची का विषय है। अगर आगे क्वेश्चन पढ़ा जाए, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची के किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो समवर्ती सूची। विवाह की बात करें, विवाह विच्छेद की बात करें, गोद लेने की बात करें, वह समवर्ती सूची की बात मतलब समवर्ती सूची में आ जाता है। विवाह से संबंधित जो भी है वह समवर्ती सूची में है। ठीक है, देखो क्या क्या सूची है, इसको आप लोग देख लेना। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाकर आप टेलीग्राम पर चले जाएंगे और टेलीग्राम पर महेश कुमार बरनवाल के नाम से एक बुक पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको आपको देखना है। ठीक है, उसी में से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी में से हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, इसको भी पढ़ा रहा हूँ, तो जाकर वहां से देख लेना। संघ सूची जो है, संघ सूची में क्या क्या विषय आते हैं और कौन कौन याद रखना है आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, विदेशी मामले, नागरिकता, ठीक है, यह संघ सूची का विषय है।
संचार भी किसका है, संघ सूची का। युद्ध और शांति संघ सूची का। सीमा शुल्क संघ सूची का। बीमा किसका है, संघ सूची का। जो बता रहा हूँ इंपोर्टेंट है, उसको याद रखना। शेयर बाजार किसका है, संघ सूची का। रेलवे किसका है, संघ सूची का। लेकिन वहां पर गलत दे दिया था, राज्य सूची। सॉरी दोस्तों, संघ सूची का रेलवे है, राज्य सूची का नहीं है, संघ सूची का है। गलत दिया था क्वेश्चन, हमने भी बता दिया। जो संघ सूची का विषय है कौन, रेलवे। और रिजर्व बैंक किसका है, संघ सूची का। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें से क्या है, जनगणना। जनगणना याद रखेंगे। जनगणना किसका विषय है, राज्य सूची का। विदेशी ऋण विदेशी व्यापार किसका है, संघ सूची का। ठीक है, जनगणना भी संघ सूची का। विदेशी व्यापार विदेशी ऋण किसका है, संघ सूची का। रेलवे पूछता है, रिजर्व बैंक पूछता है, यह सब किसका है, संघ सूची का है। ठीक है, यानी क्या है, मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ओवरऑल बात करें तो क्या है कि जैसे कि कोई भी चीज ऐसा हो जो दोनों में लागू, कोई भी चीज ऐसा हो जो दोनों में लागू हो, वो समवर्ती सूची में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा, समवर्ती सूची में आ जाएगा। और जो केवल देश से संबंधित रखता हो, इसमें का नियम कानून प्रक्रिया देश चलाता हो। ठीक है, कौन चलाता हो, देश उसके नियम कानून प्रक्रिया का संचालन करता हो, वह संघ सूची में आएगा। और केवल राज्य करता है, राज्य सूची में आएगा। और दोनों करते हैं, समवर्ती सूची में आएगा। तो इसमें विदेशी मामले केवल देश देखता है। ठीक है, कौन देखता है, केवल देश देखता है। नागरिकता भी केवल देश देता है। संचार डाक जो है तार, ये भी कौन करता है, देश करता है। और कर जो है वह कौन लगाता है, देश ही लगाता है। ठीक है, निगम कर, सेवा कर। अगला है कि बीमा। बीमा संबंधित भी कौन है, देश है। शेयर बाजार किस पे डिपेंड है, देश पर डिपेंड है। ठीक है, रेलवे भी किस पे डिपेंड है, देश पर डिपेंड है। रिजर्व बैंक किस पे डिपेंड है, देश पर डिपेंड है। इसी तरह से आपको सबको देख लेना है। किसको देख लेना है, सबको देख लेना है। शिक्षा क्या है, समवर्ती सूचक का विषय है, क्योंकि शिक्षा पर जो कानून नियम प्रक्रिया होते हैं, देश भी लागू करता है, राज्य भी लागू करता है। ठीक है, कारागार जो है अपना अपना राज्य है, अपना अपना राज्य, अलग अलग कारागार अपना रखता है। अपना राज्य, जैसे जिले जिले में कारागार हो गया, तो ये कारागार क्या है, राज्य सूची का विषय हो गया। ठीक है, भूमि क्या हो गया, राज्य सूची का विषय है। और क्या है, लोक स्वास्थ्य भी किसका है, राज्य सूची का विषय है। कृषि आयकर भी किसका है, राज्य सूची का है। पशुपालन सिंचाई किसका है, राज्य सूची का है। शराब किसका है, राज्य सूची का है। गैस किसका है, राज्य सूची का है। ठीक है, इसी तरह से याद रखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं ये भी क्या है, बस एक क्वेश्चन और देख लो इसमें से क्या है इम्पोर्टेंट। संघ सूची में जो वर्तमान में है वो 100 विषय हैं, इसको याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, इसको याद रखेंगे। बाकी आज के लिए आज बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा हमारा उद्देशिका होगा। क्या होगा, उद्देशिका को अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे बाकायदे, इसी तरीके से, बहुत बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर देना नए चैनल को हो। बाकी आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।